जिद है तुझे पाने की। पार्ट 4। राघव ने एक बार अपनी नजरें उठाकर ड्राइवर की तरफ देखा जो अब तक वहीं खड़ा था। कोई और बाकी तो नहीं रह गया? उसका सवाल सुनकर ड्राइवर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, नहीं सर, लेकिन ये लड़की पिछले कुछ दिनों से आप पर नजर रख रही थी। यहाँ तक कि इसने कॉलेज के कंप्यूटर लैब से आपके बारे में डिटेल्स भी निकाली थी। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। राघव के चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल आ गई थी। उसने लापरवाही से अपना पैर कॉफी टेबल पर रखते हुए अपनी पीठ सोफे से टिका दी। मुझे पता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। राघव के इतना कहते ही ड्राइवर की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे सब कुछ पता था, फिर भी उसने अब तक मधु के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। ये सचमुच हैरानी की बात थी। राघव ने अब इत्मीनान से एक और सिगरेट सुलगा ली और उसके कश लगाते हुए बोला, इनफैक्ट मैं चाहता था कि वो मेरे बारे में खुद ही सब कुछ जान ले। वो क्या है ना, खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करना मुझे पसंद नहीं। ड्राइवर के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। उसकी भी क्या गलती थी? वो पिछले कुछ दिनों से ही तो राघव के साथ काम कर रहा था। उसे कहाँ पता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे खतरनाक ड्रग डीलर्स के ग्रुप व्हाइट वॉश का लीडर है। मिस्टर आदर्श रस्तोगी दुनिया को दिखाने के लिए तो एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक थे, लेकिन साथ ही उनके कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए थे। उनका ये ड्रग डीलिंग का धंधा केवल इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कई देशों में फैला हुआ था। पिछले कई सालों से व्हाइट वॉश ने दुनिया भर की पुलिस और क्राइम ब्रांच के बड़े बड़े ऑफिसर्स की नाक में दम कर रखा था। आदर्श रस्तोगी ने अब अपने इस बिजनेस में अपने बेटे को भी उतारने का फैसला कर लिया था। लीगल हो या इलीगल, अपने दोनों ही बिजनेस को खड़ा करने में आदर्श ने बहुत मेहनत की थी और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके इस बिजनेस को आगे लेकर जाए। इसलिए वो खुद ही राघव को ट्रेन करते थे। हर रोज करीब 10 से 12 घंटे तक राघव अलग अलग ट्रेनर्स के साथ कड़ी मेहनत करता था, जिसमें उसे शूटिंग, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज से होकर गुजरना पड़ता था। उसे अपने बिजनेस से रिलेटेड छोटी से बड़ी तक हर बारीकियां भी सीखनी पड़ती थीं, ताकि आगे चलकर वो इस पूरे एम्पायर को अच्छी तरह संभाल सके। लेकिन जिस रास्ते पर वो थे, वहाँ केवल ये चीजें काफी नहीं थीं। यहाँ कदम कदम पर खतरा था। व्हाइट वॉश के अलावा भी कई ऐसे ग्रुप्स थे जो उनके धंधे के रास्ते में हमेशा टांग अड़ाने को तैयार रहते थे। उनसे सही तरीके से निपटने के लिए अपने दुश्मनों की कमजोरियां और उनकी खूबियां जानना भी उतना ही जरूरी होता है। कैसे कम से कम टाइम में अपने राइवल्स को मात देने के लिए प्लानिंग करनी है, अपने दुश्मनों को कैसे उनकी चाल में नाकाम करना है, और सबसे बड़ी बात, अपनी टीम में छुपे आस्तीन के सांपों को कैसे सबके सामने लाना है। इन सारी चीजों में राघव अब माहिर हो चुका था। कनाडा जाकर राघव ने अपनी बिजनेस की स्टडीज भी कंप्लीट की और अब वो पूरी तरह तैयार था। लेकिन अचानक यहाँ इंडिया के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से आदर्श ने उसे यहाँ वापस बुला लिया था। उसका पूरे दिन का शेड्यूल भी काफी हेक्टिक होता था। इस वजह से उसे बाकी लड़कों की तरह प्यार, मोहब्बत या ऐसी किसी चीजों के लिए वक्त नहीं मिल पाता था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, या फिर यूं कह लें कि उसे तो हमेशा से किसी खास का इंतजार था। इंतजार जो शायद अब खत्म हो चुका था। उस दिन मधु को पार्किंग एरिया में देखते ही वो उसे तुरंत पहचान गया था। फर्स्ट डे जब उसने जिम के बाहर उसकी आवाज सुनी थी, तभी उसे एहसास हो गया था कि मधु उसके आसपास ही है। उसका छुप छुप कर राघव का पीछा करना, उसके बारे में जानने के लिए चुपके से कॉलेज की कंप्यूटर लैब में घुस जाना, उसके लॉकर्स की सफाई करना और स्पेशली इन चिपकू लड़कियों से उसे बचाना, ये सब याद करके ही राघव के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो खुद भी मधु से मिलना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि उससे मिलने से पहले खुद मधु उसके बारे में सब कुछ जान ले, ताकि उसके मन में डर या शक जैसी कोई चीज बाकी न रह जाए। और मधु, वो तो अब तक यही समझ रही थी कि राघव को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ड्राइवर ने एक बार कंफ्यूजन से राघव की तरफ देखा, जो न जाने किन ख्यालों में खोया मुस्कुराए जा रहा था। सर, आप ठीक तो हैं? अचानक ड्राइवर की आवाज सुनकर राघव अपने ख्यालों से बाहर आ गया। क्यों, मुझे क्या हुआ है? उसने थोड़े सख्त लहजे में पूछा। जी, आपको आज से पहले कभी स्माइल करते नहीं देखा ना, तो इसलिए, ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए कहा। तो तुम्हें क्या लगा मुझे स्माइल करना नहीं आता? राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा। ड्राइवर से कोई जवाब देते नहीं बना। राघव ने एक बार फिर से वो फाइल उठा ली और बिना उसकी तरफ देखे ही अपने हाथों के इशारे से बोला, वैसे अच्छा काम किया तुमने, यू मे गो नाउ। उसके जाने के बाद राघव ने एक बार फिर से वो फाइल खोल ली, जिसमें सबसे ऊपर ही मधु की स्माइल करती हुई एक क्यूट सी तस्वीर लगी हुई थी। एक बार फिर से उसके होठों पर स्माइल आ गई थी।
उसने उस तस्वीर को फाइल में से निकालकर अलग किया और फाइल को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। बेड साइड टेबल पर से एक फोटो फ्रेम उठाकर उसने मधु की तस्वीर उसमें डाल दी और अपनी एक उंगली उस तस्वीर पर फिरते हुए वो धीरे से बोला, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं है। थोड़े मसरूफ जरूर हैं हम, मगर तुमसे बेखबर नहीं है। बहुत जल्दी तुम यहाँ होगी, मेरे पास, मेरे साथ, मेरी मधु। अगले दिन कॉलेज के ब्रेक टाइम में मधु कैंटीन में एक कॉर्नर में बैठी अपने स्केचेस डिजाइन कर रही थी। अपने काम में वो इतनी मशगूल थी कि उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। अचानक पीछे से आकर किसी ने उसके हाथों से पेंसिल छीन ली। मधु ने इरिटेट होते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां सरगम और उसके साथ आकाश और मयंक को देखते ही उसका सारा गुस्सा जैसे एक ही पल में गायब हो गया। आकाश और मयंक भी सरगम के साथ ही एनआईए में बतौर ट्रेनी काम कर रहे थे। सरगम की उन दोनों से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब मधु की भी। शुरू में दोनों ने अपने हमशक्ल होने का फायदा उठाते हुए इन दोनों को खूब परेशान किया था, मगर फिर जल्दी ही उन दोनों को इसकी आदत हो गई। मधु ने तुरंत खड़े होते हुए उन सबको एक ग्रुप हग दिया और फिर एकदम से एक्साइटेड होते हुए बोली, तुम लोग कब आए? मुझे तो लगा था आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। सरगम ने बोरियत से टेबल पर पड़ा एक स्केच अपने हाथ में उठाते हुए जवाब दिया, जब तुम इसमें बिजी थी। कितनी बार कहा है अपनी इन किताबों और स्टडी की दुनिया से बाहर निकल कर भी देखो। और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को, लेकिन नहीं, इतने सालों बाद मुझे एक बहन मिली भी तो वो इतनी बोरिंग है कि उसके पास मेरे साथ घूमने और टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं है। कितनी अनलकी हूं मैं, सरगम ने एकदम से सैड फेस बनाते हुए कहा। आकाश और मयंक को उसकी ये जबरदस्त वाली एक्टिंग देखकर हंसी आ रही थी। मधु ने अब चिढ़ते हुए उसके हाथों से अपना स्केच छीन लिया। ओह प्लीज, खुद तुम्हारे पास कितना टाइम होता है? तुम तीनों का आधा टाइम तो अपनी ट्रेनिंग में ही चला जाता है और बाकी बचा हुआ टाइम स्टडीज में। और रही बात घूमने फिरने और मस्ती करने की, तो उसके लिए गुड्डी काफी है। उसका बस चले तो वो पूरा दिन बस तुम्हारे साथ ही घूमती रहेगी। अब तो उसे मेरी याद भी नहीं आती। माँ पापा भी मुझसे ज्यादा अब तुमसे ही प्यार करते हैं, क्योंकि तुम भी अब पापा की तरह एनआईए का हिस्सा बनने जा रही हो। सब कितना प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए दोबारा कभी मत कहना कि तुम अनलकी हो। अचानक से वह का माहौल इतना इमोशनल हो गया कि मधु और सरगम दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए थे। ये देखकर मयंक और आकाश ने अपना सिर पीट लिया। तुम दोनों बहनों को रोने के सिवा और कुछ नहीं आता क्या? आकाश ने झपटते हुए वो स्केच मधु के हाथ से छीन लिया और उसे गौर से देखते हुए बोला, ये क्या खटारा गाड़ियों की तस्वीरें बनाती रहती हो? इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है, कभी उसका स्केच बनाने के लिए भी ट्राई करो, फिर देखना अपनी इस ड्राइंग की क्लास में तुम ही टॉप करोगी। मधु ने भी उठकर हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहा, हैंडसम लड़का कहाँ है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। आकाश ने अब थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखा तो मधु को हंसी आ गई। अब लाओ मेरा स्केच वापस करो। लेकिन अगले ही पल आकाश ने खड़े होते हुए अपना हाथ ऊपर उठा दिया। मधु की हाइट उससे काफी कम थी, उसका हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। आकाश क्या कर रहे हो? मेरा स्केच वापस करो। मधु ने एक बार उछलकर उसके हाथ से स्केच छीनने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आकाश ने फुर्ती से अपना हाथ और ऊपर उठा दिया। सरगम और मयंक बस चुपचाप उन दोनों के इस नोक झोंक के मजे ले रहे थे। मधु ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन वो उससे अपना स्केच नहीं ले पाई। झल्लाहट के कारण अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। अभी वो गुस्से में अपनी चेयर पर वापस बैठने ही जा रही थी कि अचानक पीछे से एक तेज आवाज सुनकर सबका ध्यान उस तरफ चला गया। सुना नहीं तुमने? मधु ने क्या कहा? उसका स्केच वापस करो। इसी वक्त उन चारों ने चौंकते हुए पीछे देखा, जहां राघव खड़ा गुस्से भरी नजरों से आकाश की तरफ देख रहा था। मधु अचानक उसे यहाँ देखकर शॉक्ड हो गई थी, लेकिन राघव ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए वो आकाश के करीब आ गया। आकाश अब भी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देख रहा था। राघव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से वो सारे स्केचेस छीन लिए। मयंक, मधु और सरगम हैरानी से आंखें फाड़े ये सब कुछ देख रहे थे। राघव रस्तोगी, जो कभी किसी से बात तक नहीं करता, वो आज यहाँ कैंटीन में खड़ा उन सब की बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। आकाश के हाथ से वो सारे स्केचेस लेकर राघव ने मधु की तरफ बढ़ा दिए। तुम्हें किसी से डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, अब से मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन राघव, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आकाश तो बस मजाक कर रहा था, वो मेरा फ्रेंड है। अभी मधु की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राघव ने तेजी से पीछे पलटते हुए आकाश के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच लगा दिया। अचानक इस अटैक के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
लड़खड़ाते हुए पीछे की दीवार से टकराकर वो नीचे गिर गया। मधु, सरगम और मयंक ने जब ये नजारा देखा तो वो एकदम से शॉक्ड हो गए। हे, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मयंक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और तुरंत आकाश की तरफ दौड़ा जो अब तक जमीन पर पड़ा हुआ था। सरगम ने तुरंत उसे सहारा देकर उठाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? आकाश ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मधु ने जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश की, राघव ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसे लेकर कैंटीन से बाहर निकल गया। राघव, क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मधु ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन राघव तो जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। उसे लेकर वो सीधा कॉलेज में ही बने एक छोटे से क्लिनिक में आ गया। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मधु ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हें चोट लगी है, मुझे उसका ट्रीटमेंट करने दो, राघव ने उसे वहीं एक चेयर पर बिठाते हुए कहा। मधु ने हक बकाते हुए से अपने हाथ पैरों पर एक सरसरी सी नजर डाली और अगली ही पल राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसके सामने कर दिया। वाकई उस पर एक बड़ा सा खरोंच का निशान था, जिसमें से हल्का सा खून भी आ रहा था। मधु को खुद भी हैरानी हुई कि उसे ये चोट कब लगी, और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि खुद उसे इस बारे में पता नहीं था, तो फिर राघव को ये कैसे नजर आ गया। राघव, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ठीक हूँ, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, कहते हुए मधु ने चेयर से उठने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही राघव ने उसके शोल्डर्स को प्रेस करते हुए उसे वापस बैठने पर मजबूर कर दिया। यार, कितनी केयरलेस हो तुम। चोट तुम्हें लगी है और तुम्हें खुद को ही इस बारे में पता नहीं है। अब तुम तो खुद का ख्याल रखती नहीं हो, एटलीस्ट मुझे तो अपनी फ्रेंड का ख्याल रखने दो, उसने एकदम से सैड फेस बनाते हुए कहा। मधु कोई जवाब दे पाती उससे पहले राघव ने पास पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और उसमें से एंटीसेप्टिक निकालकर उसके हाथ पर लगे कट को साफ करने लगा। साथ में वो केयरफुली उसके हाथ पर फूंक भी मारता जा रहा था। इस वक्त वो इतना सीरियस होकर अपना काम कर रहा था जैसे दुनिया में इससे ज्यादा जरूरी कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। इतनी छोटी सी खरोंच के लिए भी उसकी इतनी ज्यादा फिक्र देखकर मधु को अब हंसी भी आ रही थी। उसके हाथ पर दवाई लगाने और बैंडेज करने के बाद जब राघव ने अपनी नजरें उठाई तो मधु स्माइल करते हुए उसी की तरफ देख रही थी। तुम हंस क्यों रही हो? यहाँ कोई मजाक चल रहा था क्या? राघव ने अब चिढ़ते हुए पूछा। मधु को अब जोरों की हंसी आने लगी थी। ये मजाक नहीं तो और क्या है? एक हल्की सी खरोंच पर भी तुमने ये बैंडेज किया है? सीरियसली? तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे पता नहीं मुझे कितनी ज्यादा चोट आ गई है। कहते कहते मधु जोर जोर से हंसने लगी। राघव ने जब उसे हंसते हुए देखा तो उसके होठों पर भी स्माइल आ गई। उसने अब मधु की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए ये छोटी सी खरोंच होगी, मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता, क्योंकि तुम्हारी छोटी से भी छोटी तकलीफ से मुझे सबसे ज्यादा दर्द होता है। कहते कहते अचानक राघव की आवाज एकदम गहरी हो गई थी। उसकी आवाज और उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसने मधु के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। उसने तुरंत अपनी नजरें उसकी तरफ से हटाते हुए कहा, वो तुम्हें आकाश को मारना नहीं चाहिए था। वो मेरा फ्रेंड है। वो तो बस यूं ही मेरे साथ मजाक कर रहा था। वो मुझे परेशान नहीं कर रहा था। तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मधु की बात सुनकर एक पल को राघव की आंखों में गुस्से की एक लहर सी तैर गई, लेकिन अगले ही पल अपने इस गुस्से को उसने एक स्वीट सी स्माइल के पीछे छुपा लिया। ओह, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था वो तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड से कह देना कि आगे से वो तुम्हें परेशान न करे, वरना मैं फिर से उसकी पिटाई कर दूंगा। राघव ने मजाकिया लहजे में अपना एक पंच हवा में लहराते हुए कहा और मधु को फिर से जोरों की हंसी आ गई। कहानी जारी रहेगी, आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।